हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं। तो देखिए, क्लास 10th तक का आपका भूगोल समाप्त हो चुका है। क्लास 6 से 10 तक का भूगोल मैंने आपका टोटल करवाया हुआ है, जो कि अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वन एग्जाम देना है तो आप 6 से 10 तक का भूगोल पढ़ के दे सकते हैं, ठीक है। यानी उसमें आपका लगभग पूरा भूगोल आपका लगभग कवर हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम 11-12 का पढ़ते हैं तो फिर आपका ऑल टोटल भूगोल कवर हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो आपका 11 और जो आपका 12, इसमें आपकी जो बुक है वो आपकी 3-3 बुक है। कितनी? 3-3 बुक है, ठीक है। यानी अभी हमारी 6 बुक है पूरी। यानी इन 6 बुक को पढ़ने के बाद हमारा पूरा भूगोल समाप्त हो जाएगा। यानी 6 से 12 तक का भूगोल हमारा पूरा ऑल टोटल भूगोल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, कक्षा 11 का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपकी 3 किताबें हैं। 3 किताबें हैं। एक आपका है फिजिकल भूगोल है, यानी एक आपका भौतिक भूगोल है, जो कि अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा आपका भारतीय भूगोल प्लस आपका पर्यावरण भूगोल, यानी उसमें भारत भूगोल और पर्यावरण भूगोल आपका मिक्स है, यानी जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके बाद एक आपका प्रयोगात्मक भूगोल वाला बुक है, वो भी आपका हम लोग करेंगे, ठीक है। यानी 3-3 किताबें आपकी दोनों आपकी जो क्लास हैं इसमें दी हुई हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। और इससे पहले मैं आपसे कहूँ, उससे पहले आप लोगों को शेयर करके वीडियो को लाइक कर देना है, ध्यान से कर दीजिएगा। चलिए इसको चैप्टर को आगे देखते हैं। और इसमें आपकी सबसे पहले प्रस्तावना के अलावा इसमें नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आपकी जो मूल अधिकार है ना, हर बुक में आगे लिखी हुई है। एनसीईआरटी किताब की हिस्ट्री से लेके, भूगोल से लेके, इकोनॉमी से लेके, अगर आप कोई भी बुक ओपन करेंगे तो उसमें आपके फंडामेंटल राइट सबसे आगे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, जो आपका जो आज का ये वाला फर्स्ट वाला बुक है, ये आपका है कौन सा? भारतीय भूगोल, यानी पर्यावरणीय भूगोल नाम से आपको मिलेगा। तो उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। भारत का मानचित्र यानी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत का नक्शा है, किस प्रकार से इसके जो राज्य हैं आपके बटे हुए हैं, ठीक है। और क्लास 9th में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्लास 9th में तो आपको जो राज्यों की स्थिति, यानी कौन नॉर्थ ईस्ट में है, कौन आपका उत्तर में है, कौन दक्षिण में, इस प्रकार से आपको राज्य की जो लोकेशन है वो आपको पूरी पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, कहाँ से भारत की नदियाँ निकलती हैं, कहाँ से पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पे पर्वत हैं, कहाँ पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। कहाँ पे पर्वतमाला है, कहाँ पे आपका रेगिस्तान है। तो आपका पूरा आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वही चीज़ बता रखा है कि पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र यानी 1.1 में, इसमें आगे भारत का मानचित्र जो चित्र नंबर में है 1.1 में सबसे आगे दिया हुआ है। तो बोला जरा गौर करिएगा, देखते हैं इसको। इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार देखिएगा कि आप इसकी दक्षिणतम तथा उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं। बिल्कुल कर लेंगे। पहली बात तो हमने क्लास 9th में इसको पढ़ा था कि आपके जो है लास्ट वाले अक्षांश और देशांत। पहली बात तो देखिए, ये रहा आपका भारत का नक्शा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें आपकी अच्छे से दी हुई हैं। अब मैं इसको जूम करके आपको बताऊं तो इसमें देखिए क्या है। अगर इस प्रकार से जो आपकी लाइनें खिंची हुई हैं समांतर, तो ये कौन सी रेखाएं हैं आपकी? तो ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के समांतर खिंची हुई है। तो आपकी कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं? तो वही पूछ रहा है कि इसमें से उत्तरी अक्षांश, मतलब पहली बात तो आपका देखिए, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, ये रहा आपका वर्ल्ड मैप। तो भारत की जो कुछ स्थिति है इस साइड है, यानी अगर आप इसका अक्षांशीय विस्तार में इसका उत्तर दक्षिण में इसको बांटते हैं, मैं आपको कलर चेंज करके बताऊं, इसमें पिंक कर लिया। तो इसमें देखिए, अगर आप इसका उत्तर दक्षिण विस्तार करते हैं पूरे वर्ल्ड मैप का, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो क्या रहेगा? आपका जो भारत की स्थिति है उत्तर साइड आ जाती है, यानी इस साइड नहीं आती है, ठीक है, यानी दक्षिण में नहीं आएगी। अगर इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें येलो कलर करके मैं आपको बताऊं कि अगर इसको आप पूरा पश्चिम स्थिति में बांटते हैं, यानी कोई देखिए, ये रहा आपका गोला, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको पूरा पश्चिम में बांट दीजिए, तो लीजिए इधर से 20 से इसके 2 पार्ट कर दिए, तो अब जो भारत की स्थिति आएगी तो वो भारत की स्थिति
आपकी इस साइड आती है, यानी पूरब में आती है, पश्चिम में नहीं आती है। ठीक है, तो अब मैं इसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा विस्तार करूं तो देखिए इसको पूरा इस प्रकार से अगर हम विस्तार करते हैं तो जो भारत की स्थिति वर्ल्ड मैप में बनती है वो कुछ इस साइड बन जाती है, यानी ये रहा आपका पूरब। ठीक है, दिशाएं ज्ञात करना आपको आना चाहिए कि इसको हम पूरब कहते हैं, इस साइड हम इसको पश्चिम कहते हैं। कलर आपका सही नहीं है, इसको रेड कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर वाले को हम उत्तर कहेंगे और नीचे वाले को हम दक्षिण कहेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए कि अब जो भारत की स्थिति आएगी कहाँ आएगी, उत्तर पूर्व में आ जाएगी। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे मैंने अभी बोला उत्तर पूरब, तो कुछ लोग इसको पूरब उत्तर भी बोल देंगे, तो ये चीज़ आपकी गलत होती है। ठीक है, क्योंकि जो आपका आगे वाला शब्द होता है, यानी आगे हमें उत्तर रखना है या पूरब रखना है, तो इसको याद रखिएगा कि जो आगे शब्द रखते हैं या तो उसको उत्तर रखेंगे या दक्षिण। ठीक है, उत्तर दक्षिण ही आगे रखते हैं। जैसे अगर आपसे इस वाली दिशा का नाम पूछा जाए तो ये आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी, ना कि पश्चिम उत्तर। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। अगर आपसे ये वाली दिशा पूछी जाए तो इस वाली को क्या नाम देंगे आप लोग, तो इसको देंगे दक्षिण पश्चिम। क्या कौन सा नाम देंगे, इसको देंगे आप दक्षिण पश्चिम। अगर इस वाले की बात करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भारत की स्थिति पता है, यानी आपका जो भारत है उत्तर में स्थित है, यानी दक्षिण में स्थित नहीं है। ठीक है, दक्षिण में बिल्कुल भी टच नहीं करता है, 0 डिग्री के ऊपर स्थित है। तो अब जो भारत की स्थिति आएगी किन अक्षांशों में आएगी, तो आप कहेंगे उत्तरी अक्षांशों में आएगी। ठीक है, तो इसका ए वाला जो अक्षांश है, अब इसको मैं थोड़ा आपको देखिए, इधर को इस नीचे की साइड देखिए आप लोग, कि अगर आप इधर पे इसको गौर करेंगे तो देखिए जो आपका 8 डिग्री उत्तर अक्षांश दिखाया गया है, कितना 8 डिग्री। अगर आप ऊपर की बात करें तो इधर आप देखेंगे तो ये रहा आपका 36-37 के आसपास दिखाया हुआ है। तो देखिए इसकी पूरी स्थिति क्या होती है, नीचे से काउंट करेंगे हम इसको 8 डिग्री से, तो 8 डिग्री 4 मिनट, यानी ये आपका जो इस डैश टाइप का लगा होता है इसको हम 4 मिनट पढ़ते हैं। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर, इसकी ऊपर कितना इसका विस्तार है, 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। क्या बोलेंगे इसको, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। एग्जाम में क्या करता है, दक्षिण लिख देगा अक्षांश के साथ, लोग बाग जल्दी से नहीं देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर उसने मतलब दक्षिण वाला सिस्टम दे दिया, और सेकंड नंबर पर जो उसने ऑप्शन दिया वो उसने उत्तर रख दिया। तो लोग बाग क्या देखेंगे, नंबर देख लीजिए 8 37 और जल्दी से क्या किया, दक्षिण में टिक करके चले आए। तो इस चीज को गौर करिएगा कि जो हमारा भारत है उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इस चीज को याद रखना है। तो हमें क्या मिला, उत्तर दक्षिण विस्तार हमने देख लिया। अब हम गौर करेंगे तो अब हमें देखना है इसका पूरब पश्चिम विस्तार, यानी इधर से इधर, यानी अब हम इसको पूरब पश्चिम विस्तार नहीं कहेंगे, हम इसको पश्चिम से पूरब विस्तार कहेंगे। पश्चिम से पूरब की साइड विस्तार कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको फिर से बताया कि अगर वर्ल्ड मैप को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारा जो भारत का नक्शा है वो किस स्थिति में आता है, तो वो पूरब के साइड आता है। कहाँ आएगा, पूरब के साइड आता है। तो ये आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगी। तो अगर हम इस साइड इसके जाते हैं तो ये पूरब से कहाँ जाएंगे हम, सॉरी ये क्या रहेगा हमारा, पश्चिम से पूरब के साइड हम लोग इसका विस्तार देखेंगे। तो देखिए इसका जो पश्चिमी विस्तार है, यानी पश्चिम में कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कौन सा देशांतर टच करता है गुजरात को, तो देखिए गुजरात में करेगा 68 डिग्री 7 मिनट का, गुजरात का ये जो आपका लास्ट बिंदु है इधर पे टच करता है देशांतर। और जाके अरुणाचल प्रदेश का कौन सा देशांतर, अरुणाचल प्रदेश में लास्ट जो आपका देशांतर पड़ता है वो पड़ता है आपका 37-25 देशांतर। तो ठीक है, ये देशांतर कौन सा है आपका, इसको याद रखिएगा, ये पूर्वी देशांतर है। ठीक है, कौन से पूर्वी, क्योंकि उसमें आगे जो है पश्चिम लिख के दे देगा। ठीक है, और इसमें देखिए पश्चिम के लिए हम आप पा लिखते हैं, इसके लिए हमने आगे का इसका पूर्वी का पू अकेला आगे लिख दिया, तो इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होकर आंसर जो है पश्चिम टिक करके चले आते हैं। तो इसको भी आपको गौर करना है कि 68 से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है, इस चीज को याद रखिएगा। और अगर आप देखेंगे तो इनका जो अंतर है, चाहे आप पश्चिम से पूर्वी विस्तार देखें, चाहे आप दक्षिण से उत्तर विस्तार देखें, तो इसका जो अंतर है लगभग 30 ही आता है। अब चलिए चीजों को आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो चलिए इधर से आगे देखेंगे तो क्या है आपका भारत की मुख्य भूमि, भारत की जो मुख्य भूमि है क्या है, इसमें मुख्य भूमि बताया गया है कि उत्तर में कहां से, कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कश्मीर कहाँ है आपका, कश्मीर में जम्मू कश्मीर में रहेगा, और कन्याकुमारी कहाँ में ले जाएगा आपको, तमिलनाडु में। तो वही चीज बता रहा है कि कश्मीर का जो फर्स्ट विस्तार है जहां से स्टार्ट होता है वो आपका 37 डिग्री 7 मिनट से, और कन्याकुमारी
कन्याकुमारी का कन्याकुमारी का स्टार्टिंग विस्तार है और कश्मीर का लास्ट विस्तार है। तो जो कन्याकुमारी का विस्तार है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, इस चीज को याद रखिएगा। अब दूसरी चीज इन्होंने बताई हुई कि पूरब में अरुणाचल प्रदेश, तो पूरब में जो अरुणाचल प्रदेश है वो कितने से स्टार्ट होगा आपका, वो है आपका लास्ट विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट। और पश्चिम में गुजरात, तो गुजरात से स्टार्ट होता है 38 डिग्री 7 मिनट से, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। भारत का सीमांतवर्ती क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। तो देखिए समुद्र आपका कहाँ लगेगा, दक्षिण में, क्योंकि उत्तर में तो आपका समुद्र है नहीं। उत्तर में क्या है, आपको हिमालय पर्वत मिलेगा, फिर ऊपर साइड आपको क्या है, ऊपर पूरा विस्तार आपका एशिया यूरोप का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि जो नीचे वाला विस्तार है कन्याकुमारी के बाद का, वही चीज बता रहा है कि भारत का सीमांतवर्ती क्षेत्र आगे समुद्र की सीमा, यानी समुद्र की सीमा कहाँ तक जाती है। तो देखिए इसमें समुद्र की सीमा आपकी कहाँ तक जाएगी, 12 समुद्री मील तक जाएगी। 12 समुद्री मील मतलब होता है लगभग 21.9 किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला हुआ है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, कहां तक, 12 समुद्री मील यानी 21.9 किलोमीटर। अब हम जब इसको आगे देखेंगे तो देखिए इसमें बता रखा है कि इसमें परिवर्तन कैसे होते हैं। तो जो समुद्री मील है आपका कितने इंच का होता है, इंच तो हमें पता है। तो देखिए मानक मील जो होता है आपका यानी 63,360 इंच का होता है, और जो समुद्री मील है वो 960 इंच का होता है। यानी एक मानक मील बराबर अगर हम देखते हैं तो लगभग 1.6 किलोमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है, लगभग, और आपका एक्यूरेट इतना होता है। और एक समुद्री मील की अगर आप बात करते हैं तो उसमें कितना आ जाएगा आपका 1.8 किलोमीटर। तो वही चीज बता रहा है इधर पे कि उसने एक समुद्री मील की बात करी, एक समुद्री मील इसने बता रखा है 1.8 किलोमीटर, तो 12 समुद्री मील कितना हो जाएगा आपका, लगभग 21.9 किलोमीटर हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे समझेंगे। तो आगे देखिए इसमें बता रखा है हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में कहाँ तक है। तो इसका देखिए जो हमारे समुद्र की सीमा जो बता रहा है वो बंगाल की खाड़ी में कहाँ पे लाई करती है, तो वो आपकी 6 डिग्री 45 मिनट पे लाई करती है। कहाँ पे, उत्तरी अक्षांश ही रहेगा, क्योंकि जो है आपका जो इक्वेटर है 0 डिग्री उसके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो आपका अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखते हैं लास्ट वाला, यानी हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में इसका विस्तार तो 6 डिग्री 45, आगे इसका स्थल सीमा का विस्तार कितना है, तो स्थल सीमा तो इसकी 8/4 में है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट में है। चलिए आगे देखते हैं। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करते हैं। तो देखते हैं कि जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा देश है, जो हमारा इंडिया है, प्यारा भारत है, इसका जो है क्या है आपका, इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 7वें नंबर पर आता है, ठीक है, वर्ल्ड में। इसकी जो यानी ये देश है हमारा, इसकी देखें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इससे पहले जो देश है आपके 7वें नंबर पर ये देश आपका आता है हमारा। आगे देखिए यदि आप भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो देखते हैं लगभग 30 का अंतर है। मैंने आपको बता ही दिया है कि लगभग 30 का अंतर है। ऐसे भी आप देखेंगे तो 68 से जब आप 97 तक जाएंगे तो आपका 29-30 का अंतर आ जाता है। इस प्रकार अब 8 से 37 तक जाएंगे अक्षांशीय विस्तार में, तब भी आपका 30 का अंतर आता है। जबकि उत्तर से दक्षिण तथा इसकी वास्तविक दूरी, तो इसको थोड़ा देखिएगा, ये इंपोर्टेंट है आपका कि अभी तो हमें अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार इसका देख लिया और ये बता रहा है कि इसकी उत्तर से, पहली बात तो कक्षा 9 में हमें सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर हम इसमें फिर से पढ़ेंगे तो और चीजें हमें क्लियर रहेंगी। तो देखिए उत्तर से दक्षिण तक, यानी उत्तर से दक्षिण यानी जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक बात कर रहा है। तो इसकी जो सीधी, इस प्रकार से अगर हम सीधी लाइन से दूरी इसकी देखेंगे तो कि 3214 किलोमीटर इसकी आ रही है। कितनी आ रही है, 3214 किलोमीटर। अब हम देखेंगे इसका पूरब से पश्चिम विस्तार, पूरब से पश्चिम देखिएगा, पूरब से पश्चिम बता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश से रहेगा आपका गुजरात तक। तो ये वाला जो आपका विस्तार है आपका 2933, इसको याद करने का तरीका देखिए क्या है। इसको देखिए 321 एकदम उल्टा हो रहा है, 321 और फिर लगा दीजिए 4, यानी 3214, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी दूरी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, उत्तर से दक्षिण तक। अगर हम बात करेंगे पूरब से पश्चिम तक तो इसको देखिए 2933, बहुत ही सिंपल है इसको याद करना, 2933
यानी इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि 2 9 और 9 का आपका 9 गुणा 9, मतलब इस पर मतलब ट्रिक करके हम लोग कर सकते हैं कि 9 9 3 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब इसमें एक चीज देखिए, इस अंतर का क्या कारण है, इसे जानने के लिए अपनी पुस्तक में देखते हैं। तो चलिए इसको देखेंगे और एक बार आप लोग सुन लीजिए कि इसकी जो दूरी है ये वाली आपका विस्तार बल्कि अच्छा है, यानी अच्छा नहीं यानी चौड़ा यानी बड़ा है, ठीक है। ये वाला आपका जो विस्तार है बड़ा है और ये थोड़ा ऐसे छोटा है। अब देखिए इसमें बता रखा है इसे जानने के लिए अपनी पुस्तक में भूगोल के प्रयोगात्मक, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अक्षांशीय देशांतर तथा समय के अध्याय देखेंगे तो वो आपका 30 नंबर चैप्टर बता रखा है कि मैंने आपको बताया था ना अभी कि उसमें 3 बुक हैं आपकी क्लास 11 और 12 में, तो वही बता रहे हैं भूगोल के प्रयोगात्मक कार वाला आपका एक बुक है, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हम पृथ्वी ले लें इस प्रकार से, ठीक है, और मैंने आपका 0 देशांतर खींच दिया, तो इसमें जो देशांतर खींचते हैं कुछ इस प्रकार के देशांतर खींचते हैं। देखिए मैं इसका कलर चेंज करूं, ब्लू करके मैं आपको बताऊंगी, तो देशांतर होते हैं आपके कुछ इस प्रकार से खींचते हैं, यानी जो इनकी जो दूरी होती है ध्रुवों पर वो जाके 0 हो जाती है, क्योंकि जो सारी रेखा है आपकी देशांतर वो ध्रुवों पर जाके इनका एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, समांतर नहीं होती हैं, जाके एक बिंदु पर जाके इधर पे मिल जाती हैं। तो बाबा आप एक चीज और देखिएगा, इधर से मैंने इस प्रकार से इसको खींचा, इस प्रकार से मैंने 0 देशांतर खींच लिया, सीधा है, ठीक है, और फिर मैंने इसका कलर चेंज करके इसके और देशांतर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री पे इस प्रकार खींचे, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री पे इस प्रकार से मैंने जब इसको खींचा, तो इसमें आप लोग खुद सोचिए कि जब इसकी चौड़ाई यहाँ यानी इधर पे चौड़ाई इसकी ज्यादा है 0 डिग्री अक्षांश पे, तो जो देशांतर की दूरी है यहीं पे ज्यादा होगी, ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे रेखाएं ऊपर जाएंगी तो इनकी जो बीच की दूरी है रेखाओं की वो कम होती जाएगी, ध्रुव में जाके 0 हो जाएगी। तो वही चीज इधर पे बता रखा है, तो इस चीज को याद रखिएगा। जबकि 2 अक्षांश रेखाओं की दूरी हर जगह एक जैसी रहती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी को हम कहते हैं गोरे, याद रखिएगा, इसकी बीच की दूरी को हम कहते हैं गोरे, यानी इसकी बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर होती है, और इसके बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। और ये जो आपकी रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी कभी भी कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो इनके बीच की दूरी समान रहेगी, क्योंकि ये काटती नहीं और समांतर है, हर अक्षांश पर खिंची हुई है, ठीक है। और अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं हुई तो देखिए भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य वाली पुस्तक जब हम उठाएंगे और उसको करेंगे तो आपकी चीजें बिल्कुल से क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो हमने क्लास 6 से लेकर 10 तक का भूगोल किया है, तो काफी चीजें आपको क्लियर रही होंगी। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय में और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय में आता है अथवा कोष्ठ शीतोष्णकटिबंधीय में स्थित है। तो इसमें क्या बता रखा है, अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है, ठीक है। यानी कक्षा 6 में अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि इस प्रकार से जब हम इसको इस प्रकार से इसको जो आपका जो है, देखिए इसको पहले मैं आपको गोल बनाऊं तो बन गया गोल, इसको हमने 0 डिग्री दे दिया, इसको हमने 23.5 कर्क दे दिया, ठीक है, 23.5 नॉर्थ कर्क, और इधर पे मैंने आपको 23.5 क्या दे दिया 23.5 नॉर्थ मकर दे दिया। फिर ऊपर आपका आर्कटिक व्रत हो गया, नीचे आपका अंटार्कटिक व्रत हुआ, ठीक है, आर्कटिक अंटार्कटिक, तो इस प्रकार से आपके व्रत बन गए, ठीक है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय और मैंने आपको उष्ण कटिबंधीय, यानी इसको कलर चेंज करके मैंने आपको बताया था इस प्रकार से कि ये जो आपका 23.5 का बीच का हिस्सा है तो हम इसको कौन सा नाम देते हैं, तो यह होता है आपका उष्ण कटिबंधीय। कौन सा होता है आपका उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। और फिर ये वाला जो आपका हिस्सा होता है, ये वाला और ये वाला, यानी 23.5 से 66.5 के बीच की दूरी जो उनके बीच की होती है तो ये आपका होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जो आपकी ध्रुवों वाला ये वाला क्षेत्र होता है ये आपका होता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत यानी बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी ना तो ज्यादा बर्फ पड़ती है और ना ही ज्यादा आपकी गर्मी पड़ती है, यानी सूरज की किरणें जो तिरछी पड़ने लगती हैं। तो वही चीज बता रखा है कि जो हमारा इंडिया का जो विस्तार है कहाँ से स्टार्ट है, 8 से स्टार्ट है। वो आपको पता है कि जो कर्क रेखा है हमारे देश के 8 राज्यों को काट के निकलती है, वो पूरे मतलब इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो बता रखा है कि ऊपर वाला जो इसका हिस्सा पड़ेगा, अभी हम इसको आगे देखेंगे, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि ऊपर वाला जो हिस्सा पड़ेगा किस क्षेत्र में पड़ेगा। आप खुद बताइए कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इस कुछ क्षेत्र में पड़ जाएगा और नीचे वाला इस क्षेत्र में, यानी इसका जो नीचे वाला भाग है यानी जो इसका दक्षिण वाला भाग है भारत का वो आपका उष्ण कटिबंधीय में पड़ेगा, और जो ऊपर वाला उत्तरी भाग
भाग है वो शीतोष्ण कटिबंधीय में पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा मैप से देखेंगे। तो मैप से अगर इसको हम देखते हैं तो देख लीजिए कि कर्क रेखा 23.5 यहाँ से निकल चुकी है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है आपका 23.5 से ऊपर चला गया, नीचे वाला हिस्सा 23.5 के नीचे है, तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा, आपका शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। तो वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि धीरे पढ़ाओ धीरे पढ़ाओ, तो मैंने मतलब आज आपका धीरे पढ़ाने की कोशिश की है, और मतलब मैं अब धीरे धीरे 2-3 वीडियो में आपका धीरे धीरे करके और मतलब स्लो पढ़ाने लगूंगी। ठीक है, और अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो आपकी प्लेबैक स्पीड करके आप इसको आराम से तेज कर सकते हैं और आराम से इसको देख सकते हैं। तो वही चीज बता रखा है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा कहाँ है, उष्ण कटिबंधीय, और उत्तरी इसका उपोष्ण कटिबंधीय, अथवा इसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय भी कहते हैं। यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल उत्तरदायी है। एक बात आप लोग बताइए कि अगर मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है, कोई वनस्पति है जिसको हम सर्दियों के मौसम में उगा सकते हैं, यानी सर्दी भरी जगह में उगा सकते हैं, तो फिर उसको हम अच्छी गर्मियों के मौसम में क्यों नहीं उगा पाते हैं, या फिर गर्मी जहाँ पे पड़ती है अच्छी खासी वहाँ पे क्यों नहीं उगा सकते हैं? तो देखिए वहाँ की जलवायु पे प्रभाव भी पड़ेगा, भू आकृतियों पर भी प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी के प्रकारों पर भी प्रभाव पड़ेगा, और वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में भी प्रभाव पड़ेगा। तो जिस प्रकार से 2 हिस्सों में बटा हुआ है, उपोष्ण और शीतोष्ण में, तो उससे क्या होगा, इसकी भू आकृति, जलवायु, मिट्टी और वनस्पति पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा, तो भारी भिन्नता आएगी। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि देशांतरीय विस्तार आपका किस प्रकार से है। तो हम देख चुके हैं कि जो आपका देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, देशांतरीय रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का देखिए, 30 डिग्री कैसे है, आप 68 में से 97 में से इधर पे आपका 97 में से 68 घटाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि लगभग कितने का अंतर आ गया, तो लगभग 29 का अंतर आ गया, यानी लगभग 30 का ही अंतर आपका आता है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि 2 घंटे का अंतर किस प्रकार से, अगर आप देखेंगे या क्या अगर आप कहेंगे, तो देखिए आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है घूमती कैसी है, पूरब से पश्चिम घूमती है, तो पूरब से पश्चिम इस प्रकार से जब घूमेगी पूरब से पश्चिम, तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, और सबसे बाद में कहाँ पे होगा, सबसे बाद में गुजरात में हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे आपका देखिए इधर पे 4 या 5 बजे मान लीजिए, तो अगर मान लिया मैंने 5 बजे, ठीक है, करेक्ट नहीं पता कितने बजे उधर पे सूर्योदय होता है, लेकिन मान लिया मैंने 5 बजे उधर पे सूर्योदय होता है, तो जाके अरुणाचल प्रदेश में ये आपका जो सूर्योदय 7 बजे उदय होगा, यानी 2 घंटे का अंतर आपका आ जाता है इस चीज में। ठीक है, आप भारतीय मानक समय से पहले परिचित है, बिल्कुल पहले से परिचित है कि कहाँ से हमारा भारतीय मानक समय लिया हुआ है, तो हमें पता है कि 82.5 लिया हुआ है। मानक याम उत्तर का क्या उपयोग है, तो देखिए मानक याम उत्तर यानी क्या है, क्या हमारी जो समय सीमा है वो जो समय है, यानी जो 82.5 हमने मान रखा है, उससे क्या होगा कि हमारा समय जो है पूरे देश में एक जैसा चलेगा। तो चलिए इसमें आगे देखें क्या है, जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय हो जाता है, तो पूरा में क्या है आपका डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियों एक जैसा समय दिखाती हैं। तो यही है आपका कि जो आपका मानक याम होता है, इससे क्या होता है, हर जगह जो है घड़ी एक जैसा समय दिखाएंगी। ऐसा क्यों होता है, भारत के कुछ स्थानों के नाम लिखिए जिनमें मानक याम उत्तर गुजरती है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो देखिए आपका इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है ये, तो इसको थोड़ा देख लीजिए इसमें और क्या बता रखा है। ये देखिए विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक याम उत्तर को आपका जो है 7 डिग्री 30 सेकंड डेटा आंसर के गुणांक पर चुना जाता है। ठीक है, यही कारण है कि जो है आपका 82.5 पूर्व यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से कितना है आपका 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण 1 से अधिक मानक समय यामोत्तर हैं आपका, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में आपके 6 समय
कटिबंध हैं। तो अब आप इस चीज़ को मैं आपको समझाऊं कि इसमें आपका क्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो आपकी मानक यामोत्तर है, जो ग्रीनविच वाली है ना, आपकी जो ग्रीनविच जो आपकी 0 डिग्री है, उसमें अगर 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ पे 5:30 बजेंगे, यानी हमारा समय जो है वहाँ पे 5.5 घंटे आगे है, लिखा हुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा। 5.5 घंटे क्यों आगे है? तो देखिए क्या होता है, एक देशांतर कवर करने में हमें लगते हैं 4 मिनट। ठीक है, कितना लगेगा? हमें 4 मिनट लगता है, यानी एक देशांतर पर भी घूमते हैं तो उसको 4 मिनट लगते हैं। और अगर देखिए आप 82.5 देशांतर घूमेगी तो देखिए 82 गुणा 4 जब आप करते हैं तो 4 दूनी 8, 8 चौके 32, यानी 330 के आसपास आपका आ जाएगा, क्योंकि आपका 30 और है इधर पे, तो 330 आ गया। 330 का आपका 5.5 घंटा हो जाएगा, यानी जो है आपका ग्रीनविच माध्यम से जो हमारा भारत का जो आपका 82.5 वाला है ना, पूरा यामोत्तर, वो आपका 5.5 घंटा आगे। इस चीज को याद रखिए, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। आपकी 0 डिग्री कहाँ है? आपकी ग्रीनविच है। ठीक है, 0 मानक भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितना है? 5.5 घंटे आगे है। अब देखिए कुछ ऐसे देश हैं, तो देखिए इसमें एक से ज्यादा मानक समय कहाँ पे होते हैं? जहाँ का देशांतरी विस्तार ज्यादा हो। हमारे भारत का देशांतरी विस्तार ज्यादा नहीं है, ठीक है, बल्कि इसमें देखेंगे आप पूरा पश्चिम विस्तार यानी देशांतरी विस्तार। तो देखिए जैसे हमारा रसिया है यानी यूएसए, तो इसमें जो है मानक समय बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का यानी यूएसए का, अगर आप देखते हैं इसमें बता रखा है 6 मानक समय निर्धारित की हुई है घड़ियों को एक साथ सेट करने के लिए। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैंने आपका करवा दिया है। एक चीज और इधर पे देख लीजिए कि जो आपकी 23.5 करके यानी 23.5 नॉर्थ जो है आपकी 8 राज्यों से होकर हमारे भारत के गुजरती है। तो फर्स्ट पे है गुजरात। इस चीज को याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। इनका मतलब पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब लगाने के लिए भी आ जाता है। तो फर्स्ट पे गुजरात है, सेकंड पे आपका राजस्थान है, तीसरे पे आपका एमपी है, फिर चौथे पे आपका छत्तीसगढ़ है, पांचवें पे आपका झारखंड, छवें पे आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, सातवें पे आपका त्रिपुरा और लास्ट में आ जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? मिजोरम। तो इस 8 देशों को आपको याद रखना, 8 राज्यों को आपको याद रखना है। बल्ड हम पढ़ेंगे जब, तो मैं आपको बताऊंगी कितने देशों से होकर गुजरती है, कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। अब देखिए इसको आगे देखेंगे थोड़ी, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, आपका एक ही चैप्टर था इधर पे। चलिए एक पेज और बचा आपका, जल्दी जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो इसको समझिएगा, इसमें क्या है कि भारत का क्षेत्रफल जो है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो विश्व के स्थलीय धरातल का यानी विश्व में इसका स्थान कौन सा है, तो 2.4% भाग है विश्व में। ठीक है, विश्व में इसका जो भाग है 2.4, यानी विश्व के पूरा धरातल हम देखते हैं सभी देशों का, तो कितना भाग है हमारे भारत का? 2.4% भाग है। इसी प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा? ये 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो इससे पहले 6 बड़े देश होंगे। कक्षा 6 में मैंने आपको इसका ट्रिक भी बताया, कक्षा 9 में मैंने आपको इसको ट्रिक भी बताया था कि भारत से बड़े जो 6 देश हैं उनको हमें किस प्रकार से याद करना है। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैंने फिर से आपको बता दूंगी, और अगर आपने वीडियो अगर उसका 9th का नहीं पढ़ा है तो जाकर उसको एक बार देख लेना कि आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े नाम याद है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, नहीं याद है तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। इससे पहले आपके 6 बड़े देश हैं, तो देखिए कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको याद करना है, आपको एक हीरोइन के नाम से याद करना, मैंने आपको बताया था। रकुल प्रीत आपकी जो हीरोइन है, जो रकुल प्रीत हीरोइन है, उसको मैंने आपको बताया था, उसका नाम क्या है? रकुल। इसमें आप कर लेंगे इसको रकुक। ठीक है, इसको आप रकुक करेंगे, रकुक बाई कर दीजिएगा। ठीक है, काम वाली बाई वाला सिस्टम, तो वही आपका रकुक बाई कर देंगे आप इसको, तो आपके कितने देश हो जाएंगे? 7 देश आपके बड़े देश निकल आएंगे। तो फर्स्ट पे आपका रसिया, ठीक है, सेकंड पे है कनाडा। रसिया तो सबको याद रहता है, सबसे बड़ा देश है आपका। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश। सेकंड नंबर पे है आपका कनाडा, थर्ड पे है यूएसए, फोर्थ पे है चाइना, फिफ्थ पे अगर आप देखते हैं तो फिफ्थ पे आ जाएगा आपका ब्राजील, और फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पे अगर आप देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, और सेवेंथ पे जाके हमारा इंडिया आ जाता है। तो रकुल बाई यानी रकुल की जगह आपको क्या करना है? रकुक करना है। रकुल प्रीत जो आपकी हीरोइन है उसको आपको रकुक बाई कर देना है। तो इसको आप रकुक बाई से याद रखेंगे। तो आपके 6 जो देश हैं बड़े और 7वां नंबर भारत, तो 7 देश आप
आपको इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसका आकार देख लेते हैं। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। भारत में क्या है, ऊंचे पर्वत हैं, ऊंचे पर्वत है आपके, देखिए पूर्वी आपकी जो पर्वतमाला है, पश्चिमी पर्वतमाला है, इसके बाद आपका हिमालय पर्वत है। ठीक है, इसके बाद आपकी नॉर्थ ईस्ट में जो पर्वतमाला है सभी हमें याद होनी चाहिए। क्लास 9 में हमने कर ली है और अभी हमारा इसमें भी हम पूरा करेंगे, क्योंकि क्लास 9 तो क्लास 11 की वाली जो आपकी बुक है पर्यावरण की या भारत भूगोल की, ये सेम बुक है लगभग। ठीक है, इसमें थोड़ा लेवल आपका थोड़ा और ज़्यादा दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है, उत्तर में ऊंचे पर्वत, किसकी बात कर रहा है, हिमालय पर्वत की। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं आपकी। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र उधर पे हैं। इसके बाद महानदी गोदावरी, महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी। तो देखिए महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी इस प्रकार से हैं आपकी, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी इस प्रकार से लाइन से नदियां हैं आपकी। तो चारों नदियां आपकी कहाँ की हैं, तो आपकी पेनिनसुलर इंडिया की हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत की, यानी दक्षिणी साइड की नदियां हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो है आपकी गोदावरी, ये हमारी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, तो इसको हम दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी गंगा कौन सी है, तो आपकी गोदावरी है, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कौन सी कहलाती है, तो वो आपकी गोदावरी कहलाती है। इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं। भैया वनाच्छादित पहाड़ियां क्यों नहीं होगी, पहाड़ियों से क्या होता है, बादल टकराते हैं, बादल टकरा के क्या होता है, बारिश होती है। अब बारिश होगी तो वहां से नदियां निकलेंगी, पानी की मात्रा रहेगी, तो भाई पानी की मात्रा रहेगी तो क्या होगा, पेड़ पौधे तो वहां पर रहेंगे, यानी वन तो रहेंगे, यानी उधर पे उत्तर पूर्वी यानी आपकी जो है इस प्रकार से अगर भारत का अगर आप देखते हैं तो जो आपके 7 सिस्टर असम, अरुणाचल, मेघालय, जो आपके 7 राज्य हैं, ये क्या है आपके 7 राज्य। यहाँ पे आपकी अच्छी पहाड़ियां और यहाँ पे बारिश आपकी अच्छी खासी होती है। ठीक है, हिमालय पर्वत का पूर्वांचल भाग भी यहाँ पे फैला हुआ है, तो ये जो आपका पर्वत है इस प्रकार से फैला हुआ है, वहाँ पे बारिश अच्छी होती है। आपको पता होना चाहिए कि मेघालय के मौसिनराम में, पहले चेरापूंजी था, मौसिनराम हो गया, तो वहाँ पे मेघालय के मौसिनराम में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र माना जाता है मेघालय का मौसिनराम, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो वहां पे आपका जब बारिश अच्छी होती है तो क्या रहेगा, वन आच्छादित तो होगा ही, यानी वन तो ज्यादा रहेंगी। इसके अलावा देखिए जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव है, तो आप राजस्थान साइड चली जाइए तो थार का मरुस्थल आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तर में हिमालय पर्वत मिल गया हमें, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश तथा सुलेमान की पहाड़ियां मिल जाती हैं, बिल्कुल मिल जाती हैं। उत्तर पश्चिम देखिए इधर पे मैंने आपको बताया हुआ है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर पश्चिम कहाँ रहेगा, इस साइड, तो हिंदू कुश और सुलेमान की पहाड़ियां आपको उत्तर पश्चिम में मिल जाएंगी। इसके बाद देखिए उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां फैली हुई है, पूर्वांचल आपका हिमालय का ही हिस्सा है, आगे हम देखेंगे। दक्षिण में क्या है, हिमालय, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर में सीमांकन एवं बृहद भौगोलिक इकाई है। तो देखिए क्या है आपका इस प्रकार से अगर हम इसका पेनिनसुलर देखते हैं तो एक आपका इधर पे तो बीओबी यानी बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा, इधर पे आपको क्या मिल जाएगा, हिंद महासागर नीचे की साइड मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। देखिए 1 मिनट इधर पे, देखिए इधर पे मिलेगा आपको बीओबी यानी बे ऑफ बंगाल, क्या मिलेगा आपको, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और इधर पे मिलेगा आपको अरब सागर, इधर पे आपका बीओबी यानी बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे मिलेगा आपका अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी, अरब सागर, और इधर पे मिलेगा आपका क्या मिलेगा, हिंद महासागर। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत आपका है। ठीक है, तो ये इसमें क्या बता रखा है कि उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर में सीमांकन एक बृहद भौगोलिक इकाई है, यानी हिंद महासागर से पूरा घिरा हुआ है इस प्रकार से, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। किसको कहा जाता है, इसमें क्या क्या कौन कौन से देश आते हैं हिंद महासागर से जो अपनी सीमा शेयर करते हैं, सॉरी उसमें सीमा शेयर नहीं करते हैं, यानी इधर पर भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से राज्य आपके देश आते हैं, तो आपका पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता है। मजबूत भौतिक अवरोधक क्या होता है, किसी चीज को रोकना, तो ये क्या करता है, जो हिमालय जो उधर से रसिया से ठंडी हवाएं आती हैं ना, वो ठंडी हवाएं हमारे भारत प्रायद्वीप में नहीं आ पाती हैं। क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि अवरोधक का काम करता है, उसको रोक लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका खेबर, बोलान, सिपकेला, नाथुला तथा बोमडिला कुछ पहाड़ी दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं आपके, कोई पहाड़ है उसमें भी
बीच से टूट गया या उसकी हाइट कम हो गई, ठीक है। अब इतना है आपका, अगर आप देखेंगे 900 किलोमीटर, ठीक है, यानी आपका 900 तो नहीं, देखिए इधर पे आप कितना कितना है। जैसे अगर आप बात करते हैं तो 8,000 यानी अगर आप इसकी देखती हैं तो औसतन ऊंचाई 6 किलोमीटर के आसपास आपको दिखती है, 6 किलोमीटर। तो अब आप 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, इतनी इसकी ऊंचाई है हिमालय पर्वत की, तो वहां से आप उसको पार तो कर नहीं सकते। तो कहीं कहीं पे क्या है, पर्वत टूटा हुआ है या फिर बिल्कुल ही नहीं है या फिर इसकी हाइट बहुत ही कम है, तो उसको क्या है, हमें आसानी से हम उसको पार कर सकते। तो वही होते हैं आपके दर्रे। इस प्रकार से आपके दर्रों का निशान बना हुआ होता है बुक में। तो जो दर्रे होते हैं आपके नाम क्या है इसके, खैबर, बोलान, सिपकिला, नाथुला, बोमडिला, तो ये कुछ आपके पहाड़ी दर्रे हैं। तो जब हम दर्रे पढ़ेंगे तो समय में आपको बताऊंगी कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है और किस चीज के लिए जाना जाता है, ठीक है। दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल होता है, इसको हम पार नहीं कर सकते, ठीक है। अब 6 किलोमीटर आपको चढ़ाई करेंगे, आप किसी पहाड़ पे 6 किलोमीटर थोड़ी ना चढ़ सकते। बताइए, कोई भारी सामान ले जाना है, आपको बिजनेस करना है, ऊपर के साइड जो आपके देश है, ठीक है, उधर पे हमें बिजनेस करना है, तो कैसे करेंगे, दर्रों से ही निकल के करते हैं। आगे देखिए, हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है, ठीक है। तो ये अद्वितीय क्षेत्रीय यानी अलग से हटके है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला करते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं को वर्णन कर सकते हैं जो कि आपका कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान के जैसलमेर से मणिपुर इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। तो भाई जब यात्रा करेंगे, जब देख लेंगे, अभी तो यात्रा करेंगे नहीं, ठीक है। आगे देखिए, अभी तो हमें पूरा चैप्टर कवर करना है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। इस चीज को देखिए, हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है यानी उठा हुआ है। अगर आपसे कोई कहे बे ऑफ बंगाल में पूरी जाके क्यों, जो बे ऑफ बंगाल में आपकी नदियां गिरती हैं, अधिकतर नदियां क्यों बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, क्योंकि इसकी ढलान नीचे है बे ऑफ बंगाल की साइड, तो जाके बे ऑफ बंगाल की साइड गिर जाती है। इस साइड हल्का सा उभरा हुआ है, ठीक है, इस साइड उठा हुआ है हमारा जो क्षेत्र है भारत का, और इस साइड इसकी ढलान है, तो ये जाके पूरी नदियां बे ऑफ बंगाल की साइड जाती हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कोई भी कि बे ऑफ बंगाल की साइड नदियां क्यों जाती हैं, ठीक है। भारत की संपूर्ण तट रेखा जो है द्वीप समूह समेत कितनी है, 7,517 किलोमीटर तक विस्तृत है। यानी अगर आप देखते हैं तो इस प्रकार से बोल रखा है कि इस प्रकार से आप कमा लीजिए, रहा आपका समुद्री तट रेखा। तो इधर से अगर इसकी हम किलोमीटर सीमा देखते हैं और किसको मिला के, मैं उसको द्वीप समूह को, कौन कौन से आपके, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ठीक है। तो इस द्वीप समूह और इसको पूरे मिला के जो हमारी समुद्री तटीय रेखा है वो कितनी है, 7,517 है, ठीक है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, यानी अच्छे संसाधन उपलब्ध हैं, ठीक है। तट, ये तो पोर्ट है आपके, तट है इतना अच्छा, तो बड़े बड़े पोर्ट हैं जिससे बिजनेस और देशों से अच्छा हो जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की अच्छी सुविधा हो जाती है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये तो अभी हमने देखा तटीय रेखा। अगर हम बात करें स्थल सीमा रेखा की, तो वो है आपकी, कक्षा 9 में पढ़ा था, 15,200 किलोमीटर, यानी पूरी दुगनी है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। अब भारत एवं उसके पड़ोसी, ठीक है, पड़ोस के तो बिल्कुल पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, भारत की स्थिति मानचित्र में उसको बाद में देखेंगे। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, यानी अगर आप एशिया महाद्वीप की स्थिति देखें तो कुछ इस प्रकार से तुम्हारी भारत की स्थिति यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। कहाँ पे, दक्षिण जो है आपका दक्षिण मध्य भाग में स्थित, यानी इस साइड मध्य भाग में इसके स्थित है, दक्षिण साइड, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। दोनों भुजाएं से इसके कहने का मतलब है पूरब और पश्चिम, इसकी जो पूरब पश्चिम भुजाएं हैं दोनों हिंद महासागर के साथ सीमा सैर करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री और वायुमार्ग द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। इतनी अच्छी इसकी समुद्री स्थिति है कि इससे अच्छा खासा व्यापार भारत का समुद्र से होता है। तो वही चीज बता रखा है कि इसको हम देख लेंगे। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाई, तो उसको थोड़ी देर में देखेंगे। इसको देखिए एक बार और देखिए, श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, तो हमारे द्वीपीय देश भी हैं, कौन कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका तो आपको पता है, मालदीव को भी याद रखिएगा। तो अगर हम समुद्र से सीमा सैर करने वाले 2 देश पूछें तो श्रीलंका और मालदीव आप लोग बता सकते हैं। जो भारत के पड़ोसी हैं, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग होता है। इस चीज को याद रखिएगा कि खाड़ी कौन सी है, तो मन्नार की है, और जल संधि कौन सी है, तो पाक देख के पाकिस्तान मत करना है, पाक जल संधि आपकी श्रीलंका से जोड़ती है। अब चलिए इसको देखते हैं कि इसमें बता रखा है खाड़ी और जल संधि में अंतर क्या है। तो आपने खाड़ी देश सुने होंगे, देखिए खाड़ी क्या होती है, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और खाड़ी देश भी हमने सुना है आपकी ईरान इराक जहाँ से तेल आता है, ठीक है। तो देखिए खाड़ी आपकी क्या होती है, तो जो जल का कोई स्थान है, जल का कुछ क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, जल का क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा
हो उसको हम कहते हैं खाड़ी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, खाड़ी। और जो एक स्थल का क्षेत्र जो पानी से तीन तरफ से घिरा हो, इसको डिफरेंस याद रखिएगा कि जो स्थल का क्षेत्र पानी से तीन तरफ से घिरा हो उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। और खाड़ी किसको कहते हैं, जो स्थल का क्षेत्र पानी से तीन तरफ से घिरा हो उसको हम कहते हैं खाड़ी। अब देखिए इसको क्या है, जल संधि, ठीक है। उसमें एक चीज और याद रखिए, सकरा क्षेत्र। अब जल संधि क्या है, एक सकरा क्षेत्र है, ठीक है, जो दो स्थलों को जोड़ती है उसको हम जल संधि कहते हैं। जैसे 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 देखिए इधर पे ये रहा आपका भारत, ठीक है, ये रहा आपका भारत और श्रीलंका, तो देखिए ये रहा आपका इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो इधर पे खाड़ी बनेगी, मन्नार की खाड़ी बन जाएगी, पाक जल संधि सक्रिय क्षेत्र की वजह से बन जाएगी, तो दोनों चीजें आपकी आ जाती हैं। ये रहे आपके लक्षद्वीप, ये रहे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, तो ये भारत के क्षेत्र हैं। और ये वायुमार्ग और जलमार्ग इसमें दिखाए गए हैं। तो देखिए जलमार्ग इस प्रकार से सुएज नहर से निकल के क्या होता है, जो जहाज आते हैं लाल सागर में होते हुए इधर से निकलते हैं और मुंबई पोर्ट पे वाले पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आगे भी चले जाते हैं, इस प्रकार से जापान के लिए भी बिजनेस करते हैं, ठीक है। इधर से आपका थाईलैंड, बैंकॉक, इधर पे भी आपका इस प्रकार से जाएंगे तो कोलकाता पोर्ट पहुंच जाएंगे, बांग्लादेश में पहुंच जाएंगे इस साइड, ठीक है, इस साइड म्यांमार में पहुंच जाएंगे। और इधर से निकल के पूरा आपका क्या करेंगे इधर पे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यानी हर जगह इनका व्यापार हो जाता है। तो ये चीज बता रखी है। और जब हम आगे देखेंगे तो 1 मिनट और इधर पे देख लीजिए, इधर पे क्या बचा अभी आपका, ठीक है। इधर पे क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों के अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियां द्वारा पैदा, तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए इधर पे देखिए इसमें पड़ोसी देश बताए गए हैं आपके। तो पड़ोसी देश अगर हम देखेंगे तो ये रहा आपका श्रीलंका, और इस साइड आपका नीचे की साइड जाएंगे तो इधर पर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, मालदीव, ठीक है। और इसके अलावा देखिए ऊपर वाले देश देख लीजिए, तो इधर पे अगर आप देखते तो ये रहा आपका पाकिस्तान, ठीक है, सबसे पहले हमारा पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है इस साइड। और इस साइड जम्मू कश्मीर है आपका, अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। अफगानिस्तान के बाद इधर पे आपका चाइना है, ठीक है, तो चाइना आपका इधर भी बॉर्डर शेयर करता है और इस साइड भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इधर पे आपका नेपाल बॉर्डर शेयर कर लेते हैं, तो इसकी मैं अब नंबरिंग डालूं तो देखिए इधर पे नंबरिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, 1 2, इधर पे आपका चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, ठीक है। और इधर पे आपका बांग्लादेश 6 आ जाएगा और म्यांमार 7, यानी 7 है तो आपके देश हुए, और 2 आपके श्रीलंका और मालदीव होगा, यानी 9 पूरे देश आपके बॉर्डर शेयर करते हैं। किससे? हमसे, भारत से, यानी हमारे भारत से, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और इधर में और क्या रखा है, तो देखिए इधर पे आपके अभ्यास शुरू हो चुका है। इसमें मैं आपको जो दिए हुए हैं इसको थोड़ा बता देती हूँ। तो इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो इसमें बता रखा है कि अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो अक्षांशीय विस्तार बता दीजिए। हमने पढ़ा था 8 4 से लेके कहाँ तक, 37 6 तक, और उत्तर पढ़ा था हमने, ठीक है। पहली बात तो इसमें उत्तर ही दिया हुआ है, दक्षिण कहीं नहीं दिया होगा, तो कुछ आपका आंसर गलत होने की संभावना है ही नहीं। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से किसी देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा होती है? तो देखिए सबसे लंबी स्थलीय सीमा होती है आपकी बांग्लादेश की। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसकी होती है? बांग्लादेश की होती है। और कितनी होती है? तो 4096 किलोमीटर होती है। लगभग बांग्लादेश की पूरी सीमा इससे शेयर होती है हमारे इंडिया से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पूरा फंसा हुआ है, ठीक है। इधर पे आपका देखिए 1 मिनट, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और इधर पे आपका नॉर्थ ईस्ट राज्य, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य। तो इसमें पूरा आपका जो है बांग्लादेश फंसा हुआ है इस प्रकार से अगर आप देखते हैं, ठीक है। तो इधर पे आपका पश्चिम बंगाल, इधर पे आपका क्या है, पश्चिम बंगाल, इधर पे मेघालय के बाद त्रिपुरा, मिजोरम, यानी पूरी जो तरीके से इंडिया बांग्लादेश को पूरी तरह से घेर के रखता है। तो इसकी पूरी सीमा इससे शेयर होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सीमा किससे शेयर होती है, किस देश से? तो वो आपकी बांग्लादेश ही है। कितनी होती है? 4096। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो मैंने आपको बताया था रकुकबाई, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि है इधर पे रकुक, और मैंने आपको बताया था बाई। तो देखिए रकुक से क्या आ जाएगा आपका, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, इधर पे आपका जाएगा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो अब देखिए, अब इन देशों में से कौन सा देश इधर पे है? तो ओनली चाइना दिख रहा है ना। तो इधर पे हमें रकुकबाई में मिस्र मिला, ना फ्रांस मिला, ना ईरान मिला। तो चीन जो है इधर पे हमारा क्षेत्रफल बड़ा है, चीन का क्षेत्रफल बड़ा है किससे? भारत से। याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से यामोत्तर बताइए। मानक यामोत्तर यानी समय का निर्धारण कहाँ से होता है? तो वो होता है आपका 42 डिग्री पूर्व से। याद रखिएगा। अब और चीज देखिएगा, अगर आप एक सीधी रेखा से राजस्थान से लेकर नागालैंड तक की यात्रा करते हैं, तो कर लीजिए नागालैंड तक की यात्रा, तो निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को पार नहीं करेंगे? तो किन नदी को पार नहीं करेंगे? तो भाई ये तो हो जाएगी, लेकिन जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी आपको पता है कहाँ निकलती है?
जम्मू कश्मीर में से आपकी जो है तिब्बत से निकल के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करके पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। और इसकी अगर आप 5 सहायक बड़ी नदियां हैं उनका जो है नाम पूछा जाता है तो कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। नाम याद रखिएगा, लाइन से याद रखिएगा, इसी प्रकार से हैं ऊपर से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो नाम याद करने इंपोर्टेंट है इसके। तो देखिए मैं आपको एक मैप से भी आपको दिखा देती हूँ कि सिंधु नदी जो आपकी है कहाँ पे है। तो अगर आप देखेंगे क्या बता रखा है कहाँ से कहाँ तक हमें देखना है, तो देखिए हमें इधर पे देखना है राजस्थान से लेके नागालैंड तक। तो अगर आप नागालैंड तक देखते हैं तो नागालैंड मिलेगा आपको इधर पे और राजस्थान मिलेगा आपको इधर पे। अगर आप इस प्रकार से इसको काटते हैं तो वह देखिए यूपी में आपकी गंगा, ठीक है, और गंगा के साथ यमुना, तो दोनों नदियां आपकी कट के निकल जाएंगी। और इसके बाद बताया है इधर पे इन्हें कहाँ पे ब्रह्मपुत्र भी शायद लिखा हुआ है ऑप्शन में, देखेंगे तो देखिए इधर पर मैं आपको बता दूं, हाँ ब्रह्मपुत्र भी दिया हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र देखिए जब अरुणाचल प्रदेश से इधर से प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र कुछ इस प्रकार से आपकी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र भी आपकी नागालैंड तक कटती चली जाएगी। लेकिन इधर से आपकी चीन में इधर से निकल के जम्मू कश्मीर में जो आपकी है सिंधु नदी यहाँ से निकल के जम्मू कश्मीर प्रवेश करके इस प्रकार से पाकिस्तान जाती है। तो अगर आप राजस्थान से गाड़ी चलाना स्टार्ट करेंगे और नागालैंड पहुंचेंगे, नागालैंड अगर आप जाते हैं तो सिंधु नदी को आप कहीं से भी काटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर समाप्त। और कल देखेंगे हम सेकंड चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। और जो भी चीज़ में आपको डाउट हो, आप लोगों को क्या करना है, मेरी इंस्टा आई डी और फेसबुक आई डी की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और या फिर आप यहीं पर कमेंट करके मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको नहीं होता है क्लियर तो आपको क्या करना है, इंस्टा पे जाके फॉलो कर लीजिए। इंस्टा या अभी पे आप लोग मुझे मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो उसको क्लियर कर दूंगी। तो चलिए अब मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।